आद्या साइंटिफिक सोसाइटी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम अंटार्कटिका महाद्वीप के कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके लिए नई होगी। अंटार्कटिका साउथ पोल की वह जगह है जिसे पृथ्वी का अंतिम छोर कहा जा सकता है। यहाँ जिंदगी बेहद कठिन है क्योंकि कुछ भी इंसानों के मुताबिक नहीं है। यहाँ रोज सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होता और न ही बारिश होती है। सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिका में 6 महीने तक रात होती है, जबकि सूर्य के दक्षिणायन के बाद 6 महीने तक दिन रहता है। यहाँ 22 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्योदय नहीं होता और 24 सितंबर से 21 मार्च के बीच सूर्यास्त नहीं होता। पूरी दुनिया में यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है। बर्फ से ढके और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान वाला यह स्थान कई रहस्यों से घिरा रहा है। 21 जुलाई 1983 को यहाँ टेम्परेचर -89.2 डिग्री सेल्सियस था, जो पृथ्वी का अभी तक का सबसे ठंडा दिन था। यह 3 महासागरों भारत महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। इस भूमि से पूरे विश्व का 1820 में परिचय कराने का श्रेय रूसी अभियानकर्ता मिखाइल पेट्रोविच लाजारेव और फेबियन गाटलियब वान बेलिंग-शोसेन को जाता है। क्या कभी कोई सोच सकता है कि वहाँ कभी विकसित मानव सभ्यता थी? यह सवाल चौंकाने वाला है, लेकिन यह सत्य है कि हजारों साल पहले अंटार्कटिका में मानव सभ्यता थी और वहाँ के निवासी अन्य मानव सभ्यताओं से आगे थे। अंटार्कटिका के बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा, लेकिन आज आपको हम कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी जानकारी आपको नहीं होगी। ग्रीक के महान दार्शनिक प्लूटो ने 2000 वर्ष पूर्व अंटार्कटिका की मानव सभ्यता और उसके संहार होने तक का वृत्तांत लिखा, जो दुनिया वालों के लिए चौंका देने वाला था, क्योंकि सभी का आकलन था कि अंटार्कटिका में जीवन असंभव है। कुछ रोमांचकारी मनुष्यों ने अंटार्कटिका के इन रहस्यों को खोजने के लिए अभियान भी किया था। खोजने के दौरान जो तथ्य सामने आए उसका उल्लेख हूबहू प्लूटो ने 2000 वर्ष पहले कर दिया था, जो काफ़ी आश्चर्यजनक बात थी। यही नहीं, प्लूटो ने अंटार्कटिका में मानव सभ्यता और उसके संहार का वर्णन तारीख के साथ लिखा था, जो इतिहासकारों के लिए एक चुनौती भी था। जलवायु में परिवर्तन के कारण अंटार्कटिका में मौजूद ग्लेशियर कई गुना तेजी से पिघल रहा है और झीलों का निर्माण हो रहा है, लेकिन यहाँ मौजूद रंगीन आइसबर्ग किसी को भी आश्चर्य में डाल सकता है। हाल में ही एक रिसर्च से यह पता चला था कि करोड़ों साल पहले अंटार्कटिका में वर्षा वन था। अनुसंधानकर्ताओं ने दक्षिण ध्रुव के निकट 9 करोड़ साल पहले वर्षा वन होने का पता लगाया था। यह खोज इस ओर इशारा करता है कि उस समय वायुमंडल काफ़ी गर्म था और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में अब तक जितना सोचा गया था उससे कहीं और ज़्यादा था। अंटार्कटिका महाद्वीप 7 महाद्वीपों में सबसे ठंडा महाद्वीप है। यह चारों ओर से दक्षिण महासागर से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। अंटार्कटिका साल के लगभग सभी महीनों में दुनिया के सबसे अधिक समुद्री तूफान और बर्फ के बड़े बड़े तैरते पहाड़ों से घिरा रहता है। अंटार्कटिका में बहुत कम बारिश होती है, इसीलिए इसे ठंडा रेगिस्तान माना जाता है। यहाँ कोई स्थायी निवासी नहीं है। यहाँ केवल पेंगुइन, सील, निमेटोड, टार्डिग्रेड्स, पिस्सू, अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीव और टुंड्रा वनस्पति भी पाई जाती है। पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान अंटार्कटिका में ही है, जिसे ड्राई वैलीज कहा जाता है। करीब 53 लाख साल पहले अंटार्कटिका बहुत गर्म स्थान था, इतना गर्म कि इसके किनारों पर खजूर का पेड़ आसानी से उग जाते थे। यहाँ का तापमान उस समय 20 डिग्री से ज़्यादा रहता था। अंटार्कटिका में एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है जिसका नाम है मैकमुर्डो स्टेशन। यह पावर स्टेशन 1962 से यहाँ चल रहा है। अंटार्कटिका में एक फायर स्टेशन भी है जिसका नाम है मुर्डो स्टेशन।
अंटार्कटिका का अस्तित्व के बारे में किसी को पता न चलता अगर 1820 में इस महाद्वीप को देखा न जाता। पहले लोगों को लगता था कि यह सिर्फ द्वीपों का एक समूह है। अंटार्कटिका का 99% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। जो ग्लेशियर इन महाद्वीप को ढके रहते हैं उन्हें आइस शीट कहा जाता है। अंटार्कटिका में बर्फ का औसत मोटाई लगभग 1.6 किलोमीटर है। अंटार्कटिका में पूरी धरती का लगभग 70% पानी मौजूद है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो अंटार्कटिका में पृथ्वी के सारे टाइम जोन मिलते हैं। यहाँ सभी देशांतर रेखाएं जिनका उपयोग टाइम जोन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है इस महाद्वीप के दोनों ध्रुवों पर मिलती है। अंटार्कटिका में स्थित ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन इस महाद्वीप को ईस्ट और वेस्ट भागों में विभाजित करता है। ये पर्वत श्रृंखला दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। बेहद ठंडा होने के बावजूद अंटार्कटिका में लगभग 1150 अलग अलग प्रजातियों के कवक पाए जाते हैं। पेंगुइन, जो एक प्रसिद्ध उड़नहीन पक्षी है, इसी महाद्वीप पर पाई जाती है। वनस्पतिक लाइकेन और मोस यहाँ की मुख्य वनस्पति है। क्रील नामक मछली की प्रजाति यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये समूह में रहते हैं और इनकी समूह को सॉल कहा जाता है। अंटार्कटिका पर एक भी पोलर बियर नहीं रहता। अगर आपको पोलर बियर देखना है तो आपको आर्कटिक या कनाडा जाना पड़ेगा। धरती पर केवल अंटार्कटिका ही एक ऐसा महाद्वीप है जहां सांप बिल्कुल नहीं पाए जाते। अंटार्कटिका 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है। आज तक के पाए गए 90% उल्कापिंड अंटार्कटिका से आए हैं। क्वीनमोड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। माउंट विसन मासिव अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एरेबस अंटार्कटिका की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। 1959 में 12 देशों ने गुप्त वार्ता के बाद इस महाद्वीप को शांतिपूर्ण अनुसंधान गतिविधियों अर्थात पीसफुल रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए चुना और अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए। वर्तमान में इस संधि पर 48 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। अंटार्कटिका में अतिक्रमण की कोशिश भी हुई और इसके लिए एक दिलचस्प कहानी भी है। जनवरी 1969 में एमिल मार्को पार्मा दुनिया के सबसे आखिरी दक्षिणी छोर पर बच्चे देने वाली पहली औरत बनी। ये अर्जेंटीना द्वारा खुद को अंटार्कटिका का हिस्सा बनाने का एक प्रयास था। अर्जेंटीना ने एक गर्भवती औरत को यहाँ इसलिए भेजा था। अंटार्कटिका को गतिशील या सक्रिय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि अंटार्कटिका का आकार मौसम में परिवर्तन के साथ बदलता है। साइंटिस्ट के मुताबिक अगर पश्चिम अंटार्कटिका में जमी बर्फ पिघल जाए तो दुनिया भर के समुद्रों का लेवल 16 फीट तक बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कई निचले इलाकों पूरी तरह डूब जाएंगे। अंटार्कटिका की पामर प्रायद्वीप कुछ हद तक बर्फ से मुक्त है। विदा अंटार्कटिका की खारे पानी का झील है जो 19 मीटर मोटी बर्फ से ढकी है। इसकी लवणता मृत सागर के बराबर है। खनिज भंडार सोने, चांदी, कॉपर, कोयला, मैग्नीज, यूरेनियम, प्लेटिनम, क्रोमियम इत्यादि यहाँ प्रचुर मात्रा में मिलती है, लेकिन अभी तक इसका वाणिज्यिक रूप से इसका फायदा नहीं उठाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राकृतिक कठिनाई के अलावा इस महाद्वीप पर किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है। इस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर विभिन्न देशों के वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है जो महाद्वीप की संरचना, जलवायु, जीवाश्म पर्यावरण, खनिज, वानस्पतिक पर्यावरण विज्ञान, भूविज्ञान आदि पर शोध के लिए बनाया गया है। आशा करता हूँ कि इस सेशन में दी हुई जानकारी आपको पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।